दोस्तों स्टडी 91 के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज दोस्तों साइंस के प्रैक्टिस बैच में पार्ट नंबर 15 को कवर करने चल रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, इसके पहले साइंस के कुल 14 पार्ट आपको कराए जा चुके हैं। आज आपका 15वां पार्ट है और देखते हैं कि आपके लिए कौन कौन से खास प्रश्न यहां पर पूछे जा रहे हैं। देखिए, आप लोग अपने साथ एक कॉपी कलम लेके जरूर बैठिएगा ताकि आपको पता चल सके कि अगर ये प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछे जाते हैं तो क्या आप इन प्रश्नों को हल कर पाएंगे या नहीं हल कर पाएंगे। इसलिए एक कॉपी कलम लेके जरूर बैठिएगा, ठीक है। साथ ही साथ याद रखिएगा, अगर आपको लगता है कि इसका पेपर हमें ऑनलाइन देना चाहिए तो आप दिए गए डिस्क्रिप्शन में लिंक में आप क्लिक कर सकते हैं, तो वहां से आपको पेपर देने का एक लिंक मिल जाएगा। या फिर अगर आपने स्टडी 91 का एप्लीकेशन डाउनलोड किया होगा तो वहां पर प्रैक्टिस बैच सेशन में जाकर के आप इसका टेस्ट भी दे सकते हैं, जो पूरी तरह से निःशुल्क है, कोई चार्ज नहीं उसका, आप फ्री में उस टेस्ट को दे सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। याद रखिएगा, अभी मेरे द्वारा कुल 3 क्लासेस अवेलेबल कराई जा रही हैं। एक है आपका करंट अफेयर की क्लास, एक है आपकी जीके जीएस की और एक है साइंस की। तो साइंस की क्लास डेली शाम को 5 बजे दी जाती है और जीके जीएस की क्लास रात में 9 बजे प्रोवाइड की जाती है। चलिए पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, तो आप तैयार हो जाइए फटाफट इस पहले क्वेश्चन के लिए। बताइए, कह रहा पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गौ रक्षा अनुसंधान संस्थान अवस्थित है। यह कहां पर अवस्थित है आपको ये बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने है, लखनऊ, मेरठ, अयोध्या और मथुरा, ठीक है। तो इसको दोस्तों याद करने का एक सिंपल आप रास्ता भी ढूंढ सकते हैं। जैसे मैं बात कर दूं गौ की, गौ मतलब गाय की, ठीक है। और आपको पता होगा दोस्तों, गाय चराने में माहिर व्यक्ति थे भगवान श्री कृष्ण, ठीक है। और भगवान श्री कृष्ण की नगरी कौन सी है? मथुरा है। तो याद रखिएगा दोस्तों, ये गौ रक्षा अनुसंधान संस्थान कहां पर है? ये आपके मथुरा में है। इसके अलावा पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान संस्थान भी कहां पर है? ये भी आपके मथुरा में है। तो आप इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो गया ना आपके लिए, तो ध्यान दीजिएगा। मथुरा आपका सही उत्तर है। कम से कम इतना बताने पर शायद आपको परीक्षा में लंबे समय तक के लिए याद रहे, तो मथुरा आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों यहां पर जो अगला ऑप्शन दे रहा था, जैसे मेरठ, तो मेरठ में ज्यादा कुछ नहीं, वैसे मेरठ खेल के सामान बनाने के लिए बड़ा फेमस है, खेल का सामान यहां पर, ठीक है, इसके लिए बड़ा फेमस है। इसके अलावा दोस्तों आलू अनुसंधान संस्थान का नाम सुना होगा, ठीक है। आलू के ऊपर जो अनुसंधान संस्थान है, वैसे तो ये है शिमला में इसका हेडक्वार्टर, लेकिन इसका एक रिसर्च सेंटर जो है वो मेरठ में भी बना हुआ है, ठीक है। तो उसको आप याद रख सकते हैं, ठीक है। और बाकी लखनऊ में केंद्रीय विश्व अनुसंधान संस्थान है, औषधि अनुसंधान संस्थान है, ये सभी जो है लखनऊ में स्थित हैं। आगे देखिए, निम्न में से किस प्रकार के वनों में अधिकतम पादप विविधता पाई जाती है? सबसे ज्यादा पादप विविधता। अच्छा, परीक्षा में ऐसा नहीं कि सिर्फ आपसे पादप विविधता पूछे, ठीक है। यहां पे कई तरह के प्रश्न पूछ सकता है। हो सकता है आपसे पादप विविधता पूछ दे, हो सकता है ये पादप विविधता की जगह पे नाम दे दे जैव विविधता की, कहां पर सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। या हो सकता है जहां आपसे पूछ दे कि अनेक प्रकार के, ठीक है, पादप और जीव, क्या पूछ दे? पादप के साथ साथ एक और वर्ड जोड़ दे, जीव, ठीक है, कि अनेक प्रकार के पादप और जीव जहां पाए जाते हैं वो किस तरह के क्षेत्र की विशेषता होती है। तो क्या बताएंगे? इन सभी प्रश्नों का एक उत्तर है। आपकी तैयारी कमजोर इसलिए पड़ जाती है क्योंकि आप रटने पे तुल जाते हो। आप पढ़ते हो कि जहां ये पूछा क्या है, ठीक है, और आप इसी के हिसाब से क्वेश्चन को रटने लगते हैं। रटना नहीं है, आप समझिए, सीधे सीधे पूछ रहा है कि घने वन में। अब अगर वन घना होगा तो एक बात बताओ, घने जंगल में पशु पक्षी की प्रजाति ज्यादा होगी या कम होगी? अरे जब ढेर सारे पेड़ पौधे हैं तो पशु पक्षी भी तो ज्यादा होंगे, और जब ज्यादा होंगे और जंगल कैसा? घना है। घना मतलब वहां पेड़ पौधे झाड़ियां बहुत ज्यादा मात्रा में है, तो अधिक है ना, पौधे भी अधिक हैं और पशु पक्षी भी अधिक हैं, तो उनकी सघनता ज्यादा है। और जहां पर सघनता ज्यादा होती है वहां पर होते हैं सदाबहार वन। क्या होता है? सदाबहार वन। तो याद रखेगा, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन का यह उदाहरण है, ठीक है, जिसको याद रखेगा। सदाबहार वन उन क्षेत्रों में पाया जाता है जहां पर वर्षा खूब होती है। जब वर्षा खूब होगी तो वर्षा के पानी से पौधे भी खूब पनपते हैं, और वही स्थान होता है, ठीक है, सदाबहार वन, जहां महीने के 12 महीनों में ये लगातार हमें पत्तियां हरी दिखाई देती हैं, मतलब पेड़ पौधे हरे दिखाई देते हैं। क्यों? क्योंकि कब कौन से पौधे अपनी पत्तियां गिरा रहे हैं उसका पता नहीं चल पाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि निम्न में से कौन सी एजेंसी भारत से कृषि सामानों के निर्यात में सम्मिलित नहीं है? कौन सी एजेंसी है जो निर्यात में सम्मिलित नहीं है या सहभागी नहीं है? आपको यह बताना है, ठीक है। अब आपको पता होगा दोस्तों, मान लीजिए कृषि सामानों का क्या करना है? निर्यात यानी एक्सपोर्ट करना है। 2 शब्द होते हैं, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, ठीक है। अगर आपको एक्सपोर्ट करना है, निर्यात करना है, तो कौन सी एजेंसी जो है इससे संबंधित नहीं है? जैसे नाफेड या नाफेड कहिए, नाफेड इसको बोलते हैं, ठीक है। नाफेड हो गया, स्टेट
ट्रेडिंग कारपोरेशन हो गया, इफको हो गया और एमएमटीसी हो गया। ठीक है, तो बताना है कौन सा संबंधित नहीं है। याद रखें दोस्तों, यहां पर जो इफको दे रहा है ना, ये इफको खाद से संबंधित है, फर्टिलाइजर से संबंधित है। आपने देखा होगा, अरे इफको का कारखाना आपके प्रयागराज के पास में एक जगह है फूलपुर, आपने जानते होंगे, तहसील है फूलपुर, वहां पर भी इसका कारखाना बना हुआ। तो ये फर्टिलाइजर से संबंधित है, खाद से संबंधित है, ये एक्सपोर्ट से संबंधित नहीं है। और आपसे पूछा है कौन निर्यात से संबंधित नहीं, तो उत्तर क्या हो जाएगा? इफको आपका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए यहां पर दे भी रहा है कि इफको एजेंसी भारत से कृषि सामानों के निर्यात से संबंधित नहीं है, जबकि बाकी सब हैं। इफको या इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड ये विश्व का सबसे बड़ा उर्वरक सहकारिता संस्थान भी है, जो उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के पास में स्थित है। 2 अक्टूबर 1958 को इसकी स्थापना किया गया था। ठीक है, किसकी? ये मैं बात करूं नेफेड की। ठीक है, ये भारतीय राष्ट्रीय कृषि विपणन सहकारी संघ है। और एमएमटीसी की बात करें या खनिज तथा धातु व्यापार निगम इसको कहा जाता है, ये सार्वजनिक व्यापार प्रतिष्ठान के रूप में जाना जाता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर आइए। कथन आपके सामने दे रहा है, कारण दे रहा है, तो आपको बताना है। कह रहे मिट्टी की प्रजातियों में से मृत्तिका अधिकतम जल धारण करती है। सही है, मृत्यु की प्रजातियों में जो मृत्तिका होती है वो अधिकतम जल धारण करती है, क्योंकि उसके जल धारण करने की क्षमता जो होती है वो ज्यादा होती है। कारण लिख रहा है मुत्तिका नहीं मृत्तिका होगा यहां पर। ठीक है, कारण मृत्तिका में रंध्राकाश बड़े आकार के होते हैं। ओहो, शायद आपको ना पता हो, लेकिन मैं थोड़ा सा यहां पे क्लैरिफाई करना चाहूंगा दोस्तों। अगर रंध्राकाश बड़े आकार के हैं, रंध्र माने छिद्र, अगर ये बड़े आकार के हैं तो इसका मतलब है वहां पे जल धारण क्या होगा? कम हो पाएगा। अरे रिस्क करके नीचे चला जाएगा ना, तो जल धारण कम हो पाएगा। ये छोटे आकार के होते हैं, ये गलत दे दिया यहां पर बाय मिस्टेक। ठीक है, इसलिए आप कह सकते हो कि ए वाला सत्य है लेकिन आर असत्य है। क्या हो जाएगा? ए सत्य है और आर असत्य है, मतलब ऑप्शन नंबर एक आपका एक नहीं, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया? चलो आगे बढ़ते हैं। देखिए इत्मीनान से पढ़ते और समझते चलिए, इससे ज्यादा कुछ है नहीं इसमें। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? जो सही नहीं है उसके बारे में बताना आपको। चारों कथन पढ़ना, इत्मीनान से बताइएगा। ठीक है, गेरुई गेहूं में पाया जाने वाला रोग है, तभी तो इसका नाम गेरुई है। ये सही है या गलत है, आप जरा बताइए। अगैती झुलसा आलू में पाया जाने वाला रोग है। अगैती झुलसा, झुलस जाता आलू। ठीक है, झूठ कंड या जिसको फाल्स स्मट बोलते हैं, कह रहे जौ में पाया जाने वाला एक रोग है। चौथा दे रहा खैरा, ये धान में पाए जाने वाला रोग है। ठीक है, तो आपको बताना है कि कौन सा गलत है। आपसे क्या पूछा है? कौन सा सही नहीं है? कोई एक सही नहीं है। तो मैं बता दूं दोस्तों कि जो गेरुई होता है ये गेहूं से संबंधित है। गेहूं में पाए जाने वाले रोग का नाम है अगैती झुलसा, ये आलू को झुलसा देता, ये भी सही है। ये तीसरा वाला गलत हो जाएगा। ये झूठ खंड जो दे रहा जौ में, ये जौ से नहीं दोस्तों, ये धान से संबंधित है। झूठ खंड यहां पे गलत हो जाएगा। बाकी खैरा जो है ये धान से संबंधित है। तो झूठ खंड याद रखेंगे दोस्तों, ये जौ में नहीं, ये धान में पाया जाता है। धान मतलब ये चावल से संबंधित रोग है, इसको आप याद रखेगा। करा यह रोग ऑस्ट्रेलिजिना इंडिया वायरेंस नाम के कवक के द्वारा फैलता है। बाकी के सभी कथन क्या हैं? सत्य हैं। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? एक बार फिर से आपसे पूछ रहा है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। देखिए मैं आपके लिए नए नए प्रश्न लेकर आता हूं, बदले में आप क्या करते हैं जरा एक बार आप झांक के देखिए। क्या आप ईमानदारी से वीडियोस को देख रहे हैं? आप ईमानदारी से वीडियोस को देख रहे हैं? नहीं देख रहे हैं। क्या आप वीडियो को शेयर कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं? अगर नहीं करेंगे दोस्तों तो आप बताओ हमारी रोजी रोटी कैसे चलेगी? या इसी के भरोसे तो चलती है। और आप इतना भी अगर सहयोग नहीं देंगे तो कैसे काम किया जाए आपके साथ? थोड़ा सा सहयोग करिए, अपना लाड प्यार बनाए रखिए। अगर कंटेंट क्वालिटी में दम ना हो तो आप सीधा सीधा कमेंट करिए कि सर आपके कंटेंट में दम नहीं है। मुझे पता है कि मैं हमेशा नए नए प्रश्नों पर प्रैक्टिस करा रहा हूं, कहिए तो मैं बताते चला करूं कि कौन सा ऐसा प्रश्न है जो आपने देखा है और कौन सा प्रश्न आपके लिए नया। मुझे सब पता है, क्योंकि जो किताबें आप पढ़ते हो सारी किताबें मेरे पास है और मैं भी किताबें पढ़ता हूं। ऐसा नहीं कि सिर्फ पढ़ाने का कार्य मेरा, मुझे भी पढ़ना पड़ता है, सीखना पड़ता है, अपडेट रहना पड़ता है। हम ऑफलाइन में नहीं खड़े, हम ऑनलाइन में खड़े हैं। बहुत बड़ा मार्केट है, बहुत बड़ा कंपटीशन यहाँ पे है। ठीक है, तो हर टीचर को पढ़ना पड़ता, सीखना पड़ता, और आप जब तक पढ़ते रहेंगे, सीखते रहेंगे, तब तक आप आगे ही रहेंगे। लेकिन जैसे ही आप पढ़ना सीखना बंद करेंगे फिर आप पीछे आ जाएंगे। तो हमें भी पीछे नहीं आना, इसलिए हमें भी मेहनत करना पड़ता है। तो चलिए बता दीजिए जल्दी से। लिख रहा भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान, तो सब्जी वाला अनुसंधान संस्थान कहां पर है? ये वाराणसी में है, तो सही है। केंद्रीय उपोष्ण उद्यान अनुसंधान संस्थान ये कहां पर है? श्रीनगर में है। आपको बताना है कि सही है कि
गलत है। गन्ना अनुसंधान संस्थान ये लखनऊ में है। दलहन अनुसंधान संस्थान ये कानपुर में है। याद रखें दोस्तों, जो उपोष्ण वाला है ये भी आपके लखनऊ में है, ठीक है। तो यहां पर गलत हो जाएगा दूसरा वाला कथन, और आपसे पूछा था कि कौन सा गलत है, ठीक है। बाकी गन्ना ये कहां पर है, लखनऊ में है। लेकिन अगर पूछ देता चीनी अनुसंधान संस्थान ना, तो वो कर देते कानपुर। कानपुर में दाल और चीनी दोनों है, ठीक है, दाल और चीनी दोनों है, ठीक है। बाकी यहां पर गन्ना है, गन्ना के अलावा औषधि भी यहीं पर है और विश्व अनुसंधान संस्थान भी यहीं पर है, ठीक है। तो इसको भी याद रखिएगा। आगे बढ़िए, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं। एक बार फिर से देखिए, आजकल आप पेपर उठा के देख लो, हमेशा इसी तरह के प्रश्न पूछता है कौन नहीं सुमेलित है, थोड़ा सा टेक्निकल जिसमें आपको परेशानी हो, ठीक है। तो आपको बताना कौन सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। चलिए बताइए, करा कि अमरवेल, अमरवेल ये तना परजीवी है, अच्छा। चंदन ये जड़ परजीवी है, ठीक है। आर्किड ये अधिपादप है और घटपर्डी ये जलोदभिद है, ठीक है। यहां पे आपको बताना कौन सही सुमेलित नहीं है। दोस्तों मैंने कई बार आपको बताया, घटपर्डी, घटपर्डी और बटरबर्ड, ठीक है, बटरबर्ड ये दो क्या है, याद रखेगा, ये दोनों क्या है, कीट भक्षी हैं। क्या है ये, कीट भक्षी है, कीटों का भक्षण करते हैं, ना कि ये जलोदभिद है। जलोदभिद मतलब जिनका उद्भव जल में हुआ, जैसे सिंघाड़ा वगैरह, ठीक है, वो आपने नाम सुना होगा। तो याद रखिए गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यानी चौथा वाला ऑप्शन क्या है, गलत है, बाकी सब सही है। भारत के राज्यों में कौन सा राज्य चावल का सर्वाधिक उत्पादन करता है प्रति हेक्टेयर में, ठीक है। प्रति हेक्टेयर की दृष्टि से चावल का सबसे ज्यादा उत्पादन कौन करता है, लिख रहा है पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब। बड़ा सोच समझ के उत्तर दीजिएगा, क्योंकि यहां पर गलती होने की संभावना बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो जल्दी से बताइए दोस्तों, प्रति हेक्टेयर में कहां पर है। एक और आपको क्लू दे दे रहा हूं कि वही राज्य है जो चावल के साथ साथ गेहूं का भी उत्पादन करता है प्रति हेक्टेयर के मामले में सबसे ज्यादा, और उस राज्य का नाम क्या है, उसका नाम है पंजाब। पंजाब दोस्तों प्रति हेक्टेयर की दृष्टिकोण से पहला स्थान रखता है, ठीक है, नहीं तो फिर स्टेट बदल जाएगा, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, अभी के लिए हमारा प्रश्न क्या हो जाएगा, प्रश्न के आधार पर उत्तर हो जाएगा पंजाब। जिन लोगों ने भी उत्तर प्रदेश टिक किया वो गलत हो जाएगा, जिन लोगों ने पश्चिम बंगाल किया वो भी गलत हो जाएगा, ठीक है। पश्चिम बंगाल जूट के लिए, उत्तर प्रदेश भी गेहूं चावल वगैरह के लिए, लेकिन पंजाब प्रति हेक्टेयर के मामले में यानी 1 हेक्टेयर के मामले में उत्पादकता कहां पर ज्यादा है, पंजाब में ज्यादा है। तो पंजाब यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। करा कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ शाकनाशी है। शाकनाशी क्या होता है दोस्तों, आपने देखा होगा कई बार खेतों में कई तरह के खरपतवार उग जाते हैं अपने आप, उनको आप बोते नहीं है, वो अपने आप उग जाते हैं। तो इन खरपतवारों को नष्ट करने के लिए कुछ इस्तेमाल किया जाता है, वही शाकनाशी होता है। आपको बताना है कि इसमें से किसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। क्लोरपाइरिफॉस का, या फिर कार्बेंडाजिम का, या फिर क्वानाल्फास का, या फिर ब्यूटाक्लोर का, ठीक है। तो ब्यूटा, ब्यूटा से याद रखिए ब्यूटी, क्या याद रखिए, ब्यूटी। अब आपको उत्तर पता चल गया होगा यहां पर, ठीक है। ब्यूटा से ब्यूटी, जैसे ब्यूटी पार्लर में आप जाते हैं और आपके चेहरे को चमका दिया जाता है, वैसे खेत में क्या किया जाता है, इस ब्यूटाक्लोर का इस्तेमाल करके खेत को चमका दिया जाता है। वाह भाई वाह, मतलब कुछ ऐसा कि जो आपके लिए नया प्रश्न हो वो तैयार हो जाए आपका। तो ब्यूटाक्लोर का नाम याद रखिएगा, ये शाकनाशी पदार्थ है, और शाकनाशी एक प्रकार का रसायन होता है जिसका उपयोग कृषि क्षेत्र में खरपतवारों को नष्ट करने के लिए किया जाता है। खास करके इस तरह के खरपतवार धान के खेत में बड़े उगते हैं, ठीक है, उसको भी याद रखिएगा। आगे देखिए, भारत के राज्यों में से उत्तर प्रदेश निम्न में से किन फसलों के उत्पादन में अग्रणी स्थान रखता है। आगे है गेहूं, आलू, मूंगफली। दोस्तों पहली बात तो गेहूं पे मात्रा बदल लीजिए, गेहूं, आलू, मूंगफली। मूंगफली में याद रखिए उत्तर प्रदेश नहीं है, मूंगफली में आगे कौन है, तो आपका गुजरात है। गुजरात में सबसे ज्यादा मूंगफली का उत्पादन किया जाता है। ये सही हो सकता था लेकिन गलत हो गया। कपास में भी याद रखिए उत्तर प्रदेश नहीं है, क्योंकि यहां पर पूछा उत्तर प्रदेश के बारे में, तो यहां पर आपका महाराष्ट्र है, ठीक है, और भी अन्य राज्य हैं, ठीक है। बाकी गेहूं आलू, गन्ना, धान, इसको भी आप कर सकते हैं। और दूसरा ऑप्शन दे रहा है गेहूं, आलू, गन्ना, तो धान को हटा करके दोस्तों गेहूं कर लीजिए, क्योंकि गेहूं, आलू, गन्ना में उत्तर प्रदेश का क्या है, अग्रणी स्थान है। तो गेहूं, आलू, गन्ना आपका राइट आंसर हो जाएगा। धान में पश्चिम बंगाल हो जाएगा, ठीक है, और प्रति हेक्टेयर में पंजाब हो जाएगा। एक बार फिर से आपको मिलान करना है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। देखिए मैंने जानबूझ के क्वेश्चन रखे हैं भाई, कठिन क्वेश्चन रहेंगे तो फायदा तो आपका है ना मेरे भाई, ठीक है। जल्दी से दोस्तों निवेदन है, आपसे निवेदन है कि आप वीडियो को शेयर जरूर से करें।
करिए। देखिए आपके लिए बहुत मेहनत किया जा रहा है। अगर आप हमारी जीके जीएस का जो प्रैक्टिस बैच चल रहा है उसको और जो साइंस का प्रैक्टिस बैच चल रहा है उसको, अगर इन दोनों को आप अच्छे से जोड़ के चलेंगे ना, तो मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूं दोस्तों, जब ये दोनों सक्सेसफुल होंगे तभी मैं हिंदी का प्रैक्टिस बैच भी लेकर आऊंगा, ताकि हिंदी के क्वेश्चन पर भी मैं डेली प्रैक्टिस करा सकूं आपको, ठीक है। और अगर रोज हिंदी के प्रश्नों पर प्रैक्टिस करने को आपको मिल जाए तो वाह, क्या बात क्या बात क्या बात, मजा आ जाने वाला है, ठीक है। तो हिंदी के प्रश्न भी लाऊंगा, लेकिन अभी नहीं, अभी इसलिए नहीं ला पा रहा हूं क्योंकि जो मुझे दिख रहा है ना वो मजा नहीं आ रहा है। यहां पर जीके जीएस और साइंस में थोड़ा सा आप साथ दीजिए तो मजा आएगा। चलिए, करा कुछ फसलों के नाम दे रहा है और उसका सर्वाधिक उत्पादन कहां होता है ये आपको बताना। अब मैंने आपको पहले बता दिया कि जूट के उत्पादन में अगर देश वाइज बात करेंगे तो बांग्लादेश नंबर 1 देश बन जाता है जूट के उत्पादन में, ठीक है। जूट खटिया वगैरह बनता है, इससे रस्सी बनाया जाता है। और ऐसे पश्चिम बंगाल है, पश्चिम ऐसे लिखाएगा पश्चिमी बंगाल, ठीक है। पश्चिमी नहीं, पश्चिम बंगाल बोलते हैं, पश्चिम बंगाल, ठीक है। चाय के उत्पादन में असम का स्थान है, कौन सा राज्य? असम, ठीक है। वैसे दार्जिलिंग वगैरह जो जगह है वो पश्चिम बंगाल में है, लेकिन असम में चाय की खेती खूब बड़ी मात्रा में की जाती है। गन्ना के लिए उत्तर प्रदेश को याद रखा जाता है और रबर के लिए केरल को याद रखा जाता है। तो एक बार मैच करा दिया मैंने, 4 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 4 3 2 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 4 3 2 1 मतलब ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो गया, ठीक है। बस इतनी सी बात है। ताप के निम्नलिखित में से किस पैमाने में ऋणात्मक मान नहीं होता? बताइए कौन सा ऐसा पैमाना है जहां पर ऋणात्मक मान नहीं आता, आंसर कभी निगेटिव नहीं होता है, माइनस में नहीं जाता है, वो कौन सा पैमाना है? लिख रहा है सेल्सियस, ठीक है, और फारेनहाइट, केल्विन और र्यूमर। दोस्तों अगर आपके मन में सेल्सियस आ रहा है तो आपने सुना होगा -100 डिग्री सेल्सियस, -1 डिग्री का टेम्परेचर हो गया, ठीक है। तो सेल्सियस में तो जाता है, ठीक है। फारेनहाइट में जाता है कि नहीं जाता है? जब सेल्सियस में जाता है तो फारेनहाइट में भी जाता होगा, ठीक है। बचता है केल्विन और र्यूमर। तो याद रखें दोस्तों, केल्विन में ये चीजें नहीं होती हैं, तो यहां पर जो माइनस आता है वो केल्विन में नहीं होता है, ठीक है। क्योंकि यहां पर हिमांक बिंदु कितना होता है? अधिकतम 373 के, 273 के, और भाप बिंदु क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट, और 373 के। इसके बीच में 100 आता है, इन 100 को 100 बराबर भागों में बांटा गया है। आपने केल्विन पैमाने के बारे में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो केमिस्ट्री का वीडियो जाकर देखिए, पूरी साइंस आपको पढ़ा दी गई, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो सब पढ़ाया गया। आप जाइए और वीडियोस देखिए, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, जीवाणु भोजियों के संबंध में कौन सा कथन सही है? जो जीवाणु भोजी होते हैं उनके संबंध में, जीवाणु भोजी विषाणु होते हैं, ठीक है, यानी जीवाणु को भोजन के रूप में इस्तेमाल करने वाले विषाणु होते हैं जो जीवाणुओं को संक्रमित करते हैं, मतलब बैक्टीरिया को ही ये संक्रमित कर देते हैं, ऐसे वायरस होते हैं, ठीक है। तो दूसरा लिख रहा है जीवाणु भोजी आनुवांशिक अभियांत्रिकी में प्रयुक्त होते हैं, क्या यह सत्य है? तो जी हाँ, याद रखिए, हो सकता है आपके लिए बिल्कुल नया प्रश्न हो, लेकिन याद रखिए यहां पर दिए गए कथन 1 और 2 दोनों क्या है? सत्य हैं, दोनों क्या है? सत्य हैं। जीवाणु भोजी विषाणु होते हैं जो एक विषाणुओं को संक्रमित करने का कार्य करते हैं, ठीक है, और जीवाणु भोजी आनुवांशिक अभियांत्रिकी में प्रयुक्त किए जाते हैं। यहां पर दिए गए दोनों कथन क्या है? सत्य है। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया, जिसको आप फोटोसिंथेसिस कहते हैं, कह रहा उसमें किसकी आवश्यकता नहीं होती है? जिसकी नहीं होती वो आपको बताना है, ठीक है। लिख रहा है सूर्य का प्रकाश। अरे यार, बिना सूर्य के प्रकाश के पौधे भोजन कैसे बनाएंगे? बताइए, पौधों को भोजन भी तो बनाना है, तो पौधे भोजन कैसे बनाएंगे? बताइए जल्दी से। अगर प्रकाश नहीं, तो प्रकाश तो अति आवश्यक है। ऑक्सीजन बताइए, जल बताइए, और कार्बन डाइऑक्साइड। तो आपने पढ़ा होगा दोस्तों कि पौधे जो हैं ये सूर्य के प्रकाश, जल और कार्बन डाइऑक्साइड की उपलब्धता में क्या करते हैं? भोजन बनाते हैं। उनको ऑक्सीजन की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती, ऑक्सीजन तो वो छोड़ते हैं। खाना बनाते समय उनको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ती, भोजन बनाते समय। तो इसको याद रखेगा। यहां पर सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। कई लोग सामान्य प्रश्नों में भी परेशान हो जाते हैं कि सर पता नहीं क्या आ गया, ठीक है, कुछ खास नहीं आता है लेकिन आप डर जाते हैं। विद्युत चुंबकीय प्रेरण आधारित है। आज का क्वेश्चन मैंने बड़ा आसान रखा है, आज का क्वेश्चन मैंने बड़ा आसान रखा, बहुत कठिन क्वेश्चन नहीं, बड़ा सामान्य क्वेश्चन लिया है। आज तो मैं कुछ डिफिकल्ट लिया ही नहीं, वरना आप पिछली साइंस की सीरीज देखिए, पिछले 3-4 दिन से मैं लगातार कठिन प्रश्नों को लेकर चल रहा था। मुझे लगा थोड़ा सा आराम दे दिया जाए आपको, ठीक है। कल से फिर आपकी मारना शुरू करूंगा चलो, आपकी मतलब आपको परेशान करना शुरू करूंगा, ठीक है। देखिए, आपको जब टेंशन दिया जाएगा ना, तब आप प्रेशर लेंगे, और जब आप प्रेशर लेंगे तब आपकी पढ़ाई होगी। मुझे पता बिना प्रेशर की पढ़ाई होती नहीं है, सामने होते ना तो बहुत कुछ सिखा देता, बहुत कुछ। अभी इतना दूरी है कि मोबाइल में लोगों को देखना और देखने के बाद लोगों को बांधे रखना, ये बड़ा कठिन कार्य होता है, ठीक है। अब देखिए ना, मैं बार बार बोलता हूँ कि आप वीडियो को शेयर करिए कितने लोग हैं जो शेयर करते हैं? नहीं करते हैं, ठीक है, तो उसको करिए जल्दी से, ठीक है।
आगे लिख रहा है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण ये किस पर आधारित होता है दोस्तों, तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण ये डायनमो पर आधारित होता है। और डायनमो कार्य क्या करता है, डायनमो कार्य क्या करता है, तो याद रखें दोस्तों, यह यांत्रिक ऊर्जा को किसमें बदल देता है, विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। ठीक है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा, आपके लिए इंपॉर्टेंट है, यांत्रिक को विद्युत में। ठीक है, यांत्रिक को विद्युत में, जैसे आपने जनरेटर का नाम सुना होगा, ठीक है, तो वो भी इसी का उदाहरण है, डायनमो का उदाहरण। ठीक है, मोटर मत कहिएगा, मोटर उल्टा कार्य करता है, मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो विद्युत मोटर, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, कई लोग कंफ्यूजन में गलत कर देते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। अच्छा, इसमें कुछ डिस्कशन भी दे रहा है, कह रहा डायनमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, सत्य है। जबकि धारामापी जो है दोस्तों, या गैल्वेनोमीटर, ये एक प्रकार का अमीटर होता है। अमीटर किसमें होता है दोस्तों, विद्युत धारा, मैंने पढ़ाया था, विद्युत धारा आ से हो जाएगा आमीटर। ठीक है, तो इसको याद रखेगा। कह रहा किसी परिपथ में धारा की उपस्थिति का पता लगाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, धारामापी का। और जो विभवमापी होता है, इसका प्रयोग किसी परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच में विभवांतर का पता लगाने के लिए किया जाता है। तो विभव, विभवांतर, इन सब के बारे में फिजिक्स में बहुत डिटेल से बताएगा। आप जाइए देखिए, उष्मा की इकाई निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है, उष्मा की इकाई कौन सी नहीं है। ठीक है, सेंटीग्रेड, कैलोरी, अर्ग और जूल, कौन सा उष्मा का इकाई नहीं है, जल्दी से बताइए, समय नहीं है आपके पास, इतने छोटे क्वेश्चन के लिए समय देने में भी लाज शर्म आती है मुझे। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, उष्मा की इकाई सेंटीग्रेड नहीं है। ज्यादातर लोग जा करके अर्ग चूज करने में लगे, क्यों, वो ये सोच रहे हैं कि जो आज तक हमने नहीं पढ़ा वही इसका उत्तर होगा। हाँ, अगर ऐसा सोच रहे हैं तो गलत सोच रहे हैं। याद रखिए, अर्ग, कैलोरी, जूल, ये सभी उष्मा की इकाई है। और सेंटीग्रेड की बात करें तो सेंटीग्रेड ताप का होता है, उष्मा का नहीं। और उष्मा ताप में क्या होता है, अंतर होता है। ठीक है, तो सेंटीग्रेड ताप का इकाई होता है, न कि उष्मा का। तो यहां पर सेंटीग्रेड हो जाएगा आपका सही उत्तर। ठीक है, मकड़ियों द्वारा उत्पादित रेशम कहलाता है। वैसे रेशम की बात आती है तो शहतूत के वृक्ष पर कीड़े पाले जाते हैं, रेशम के कीड़ों का पालन होता है, उनसे मिलता है। ठीक है, लेकिन यहां पर कुनैन अलग हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर वही याद रखेगा। तो यहां पर कह रहा है दोस्तों कि मकड़ियों के द्वारा जो उत्पादित रेशम होता है, जिसे झाला बोलते हैं, वो उसको क्या बोलते हैं, वो टसर रेशम है, वो मूंगा रेशम है, वो माश्मीर है, वो अहिंसा रेशम है। ठीक है, वो अहिंसा रेशम कौन सा है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, बताइए जल्दी से, क्या हो जाएगा। लोगों को लगता है कि जैसे नितिन सर ने ऐसे किया बस ऐसे ही बनाएंगे। ठीक है, मेरे बारे में कुछ सोच के मत चलना, अगर आपने मेरे बारे में कुछ सोचा है तो हमेशा गलत ही होगा। ठीक है, तो यहां पे हो जाएगा गाश्मीर रेशम। जो मकड़ियां रेशम उत्पादित करती हैं उनको क्या बोलते हैं, गाश्मीर कहा जाता है। ठीक है, तो इसको याद रखेगा। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, जब देंगे तब टेंशन ही देंगे, कौन सा सही सुमेलित नहीं है। देखिए, कह रहा है कि क्लोरोमाइसिटीन, ये टाइफाइड नाशी है। अच्छा, टाइफाइड का टीका दोस्तों विकसित किया था पाकिस्तान ने, याद रखेगा। क्रिस्टल वायलेट, ये पूर्ति रोधी है। अच्छा, क्विनिन, ये मलेरिया रोधी है। हाँ, सिनकोना की छाल से कुनैन प्राप्त होता है ना। एस्प्रिन, ये निश्चेतक है ना 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 ना। निश्चेतक के बारे में दोस्तों आपने, अनिश्चेतक माने बेहोश करना, मेरे भाई क्या टेंशन लेके पड़े हो। तो निश्चेतक किससे आता है, संबंधित है, इससे संबंधित है, क्या बोलते हैं बताओ जल्दी निश्चेतक के बारे में, क्लोरोफार्म, क्या बोलते हैं, क्लोरोफार्म। ठीक है, क्लोरोफार्म। ठीक है, याद रखें, यहां पर क्लोरोफार्म हो जाएगा। और एस्पिरिन की बात कर दें तो ये पैरासीटामोल है, समझ लो, दर्द निवारक ये दवा है के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। तो यहां पूछा कौन सुमेलित नहीं है, तो यहां पे चौथा वाला सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो इसको आप याद रखेगा, इंपॉर्टेंट है। निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, फिर से वही पूछ दिया। ठीक है, करा विटामिन डी से की कमी से सुखंडी नामक रोग होता है, या फिर रिकेट्स होता है, या फिर हड्डियों से संबंधित रोग होता है। क्या होता है, हड्डियों से, हड्डियां कमजोर हो जाती है ना। ठीक है, और विटामिन डी मिलता कहां है, धूप से मिलता है, डी से धूप। ठीक है, धूप याद रखेगा, DHOOP। ठीक है, धूप। ठीक है, विटामिन सी से मसूड़ों से खून आ जाता है, कमी हो जाती है, इसको स्कर्वी नामक रोग का नाम दिया जाता है। कौन सा रोग है, स्कर्वी। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है, मसूड़ों से खून आता है, छाला पड़ जाता है थायमीन की कमी से। विटामिन ए की कमी से लिख रहा है गठिया नामक रोग, गलत है दोस्तों। विटामिन ए की कमी से क्या होता है, रतौंधी नामक रोग होता है। क्या होता है, रतौंधी, व्यक्ति को रात में नहीं दिखाई देता। गठिया जो होता है दोस्तों, याद रखिए, ये यूरिक एसिड के जमाव से होता है। किसकी वजह से, यूरिक एसिड का जब जमाव होने लगता है उससे गठिया रोग होता है, न कि विटामिन ए की कमी से। आपसे पूछा था कौन सुमेलित नहीं है, ऑप्शन नंबर 3 सही सुमेलित नहीं। बाकी विटामिन B1 से ये
बेरी बेरी नामक रोग होता है, आपको पता है, ठीक है, तो इसको याद रखेगा, जरूरी है आपके लिए। समुद्री घास निम्न तत्व का मुख्य तथा महत्वपूर्ण स्रोत है, बताइए समुद्री घास जो है उसका मुख्य तत्व कौन सा है। अब देखिए जो घास ही समुद्र में है और समुद्र का जल कैसा होता है, नमकीन होता है, नमकीन होता है तो वहां पर NaCl पाया जाता है और जहां नमक है वहां पर आयोडीन है, तो इसको मिला करके पढ़ लीजिए आयोडीन। समुद्री घास जो है ये मुख्य तत्व किसका। अच्छा आपने घास की बात आ गई तो एक आपने सारगैसो सागर का नाम सुना होगा, सुना है कि नहीं, सारगैसो सागर, याद रखिए सारगैसो सागर दोस्तों अटलांटिक ओशियन में है, कहां पर है, अटलांटिक ओशियन में, और ये समुद्र में फैली हुई घास है, ठीक है, जिसमें कोई भी जहाज चली जाती है तो फंस जाती है। एक बार आप गूगल करके देखिएगा, बहुत कुछ आपको देखने और सीखने को मिलेगा यहां पर। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं, एक बार फिर से बताइए कौन सा सही सुमेलित नहीं है। लिख रहा है एल्युमिनियम किससे प्राप्त करते हैं, बॉक्साइट से प्राप्त करते हैं, सही है। कॉपर सिनेबार से प्राप्त करते हैं, नहीं गलत है। कॉपर क्यूप्राइट वगैरह से प्राप्त करते हैं, सिनेबार नहीं होगा, ठीक है, तो याद रखेगा सिनेबार गलत हो जाएगा। जिंक जो होता है कैलामाइन से और आयरन हेमेटाइट मैग्नेटाइट से प्राप्त किया जाता है, तो यहां कॉपर सिनेबार जो है वो गलत हो जाएगा। सिनेबार दोस्तों ये पारा इससे प्राप्त किया जाता है, पारे का एस का है सिनेबार, ठीक है। और अगर हम बात करें तांबा की, ठीक है, तो तांबे का है क्यूप्राइट है, कैल्कोपेराइट है, कैल्कोसाइट है, ये सभी कॉपर के एस माने जाते हैं। निम्न हार्मोन में से कौन सा एक स्त्रीलिंग हार्मोन है, जो स्त्रीलिंग हार्मोन है वो बताना आपको, कह रहा है एंड्रोस्टेरॉन या टेस्टोस्टेरॉन और या थायरॉक्सिन। तो ये पाए तो जाते हैं लेकिन स्त्रीलिंग हार्मोन के रूप में एस्ट्रोजन को जानते हैं, ठीक है, एस्ट्रोन को जानते हैं, एस्ट्रोजन इसको बोलते हैं, ठीक है, एस्ट्रोजन को जाना जाता है दोस्तों। इसको फीमेल के लिए सेक्स हार्मोन भी माना जाता है, क्या माना जाता है, फीमेल का सेक्स हार्मोन, ठीक है। यह हार्मोन क्या करता है दोस्तों, यह हार्मोन शरीर में सेक्स को लेकर के क्या करता है, एक्टिविटी लाता है, ताकि जो हमारा विकास है, जो हमारा प्रजनन है वो कार्य हो सके, ठीक है। तो इसको याद रखेगा, ये महिलाओं से संबंधित है एस्ट्रोजन, ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बताइए, स्टोन पढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा बहुलक जैव निम्नीकृत नहीं किया जा सकता, जैव निम्नीकृत नहीं किया जा सकता मतलब अरे किसको जमीन में गला सड़ा नहीं सकते, सीधे सीधे अगर ऐसे काट छांट के बता दें आपको तो आप बड़ा जल्दी छांट लेंगे। बताइए सेलुलोज, स्टार्च, प्रोटीन या पीवीसी, ठीक है, तो सेलुलोज, स्टार्च, प्रोटीन ये सभी जलगम जाएंगे। पीवीसी दोस्तों ये अलग हो जाता है क्योंकि यहां पर फाइबर वाली बात आ गई, पीवीसी इसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों पॉलीविनाइल क्लोराइड, ठीक है, और ये कैसा बहुलक होता है जिसका जैव निम्नीकरण नहीं किया जा सकता। उष्मा तथा रासायनिक पदार्थों का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है और इससे पाइप बनता है, केबल बनता है, फर्श का जो मैटिंग होता है वो बनता है, ये सारी चीज बनते हैं, ठीक है। बाकी सभी जो है दोस्तों, अच्छा ये मानव निर्मित बहुलक है, जबकि सेलुलोज, स्टार्च, प्रोटीन ये सभी क्या है, प्राकृतिक बहुलक हैं, तो इनका जो है ये प्रकृति में पादप और जीव दोनों में पाए जाते हैं और ये विलय भी मतलब विलीन भी हो जाते हैं, जैव निम्नीकरण इनका हो सकता है। निम्न में से कौन सा एंजाइम प्रोटीनों को एमिनो एसिड में विघटित करता है, बताइए जल्दी से, कौन सा एंजाइम प्रोटीन को एमिनो एसिड में विघटित करता है, कौन कौन सा, पेप्सिन, लैक्टेज, यूरिएस और जाइमेस। तो यहां पर आपने पेप्सिन का नाम सुना होगा दोस्तों, प से प्रोटीन, प से पेप्सिन, ठीक है। पेप्सिन एंजाइम क्या करता है, ये प्रोटीन को एमिनो एसिड में तोड़ देता है, विघटित करता है। यह एंजाइम अमाशय में जठर ग्रंथियों से स्रावित होता है और यह अम्लीय माध्यम में क्रियाशील होकर भोजन की प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है, ठीक है। और ये आज आपका आखिरी क्वेश्चन, अभी तक मैं 30 क्वेश्चन यहाँ प्रैक्टिस कराता था बट आज मुझे कुछ खास क्वेश्चन दिखे नहीं, इस वजह से मैंने 25 क्वेश्चन ही लेके प्रैक्टिस करा रहा हूं। एक सामान्य 70 किलोग्राम भार वाले वयस्क मनुष्य में रक्त की कुल मात्रा कितनी होती है। चलो एक बार के लिए अगर नितिन सर ने बता भी दिया और कल को 50 किलो का ऑप्शन आ गया कि एक व्यक्ति है 50 किलो का, ठीक है, या पूछ दिया 80 किलो का कोई व्यक्ति, तब क्या करोगे ये बताओ। आज का मुद्दा छोड़ो, आज तो नितिन सर ने प्रश्न बता दिया, कल क्या करोगे। तो आपको ऐसे नहीं पढ़ना है, ठीक है। याद रखिए एक व्यक्ति का जो वेट होता है उसके शरीर में जो ब्लड की मात्रा है वो अधिकतम 7% हो सकती है, इससे ज्यादा नहीं। कितना, अधिकतम 7%। तो 0 और 0 यहां पे 0 0 काट लिया, 7 पचे 35, ठीक है, कितना 7 पचे 35, ठीक है, और एक पॉइंट और लगा दो यानी 3.5। अच्छा यहां पे पूछा क्या, अच्छा ml में पूछ रहा है ना, तो 3.5 के हिसाब से क्या होना चाहिए यहां पर
अच्छा यहाँ पर तो 3.5 है, हम भी कहें उत्तर नहीं आ रहा है कि 3.5 तो दिया नहीं है। चलिए वहां से देख लीजिए 70 किलो है ना, तो 70 किलो में 7% मतलब ये एक जीरो से एक जीरो कटा और 7 सत्ते 49 और एक जीरो पॉइंट और लगा लो क्योंकि जीरो बचा हुआ है, ठीक है। तो ये 4.9 यानी लगभग 5 लीटर, लगभग 5 लीटर, या तो 4 लीटर 900 ml दे दे सीधा सीधा, या तो 5 लीटर बोल दो, तो 5 लीटर मतलब 5000 ml। यहां पर सही क्या हो जाएगा 5000 ml। अब कभी अगर कुछ भी दे देगा तो निकाल लोगे कि नहीं? देखो इसीलिए मैंने आपको मेथड बताया, सीधे याद रखो अधिकतम 7% होता है, कितना अधिकतम। तो जब भी आपसे कभी पूछे ना कोई 30 किलो का भी हो तो भी आप निकाल सकते हो 7%, 7 3 21 2.1, ठीक है। कोई 90 किलो का व्यक्ति है, 9 सत्ते 63 6.3, ठीक है, 9 सत्ते 63 6.3 मतलब कम से कम इतना होना चाहिए, ठीक है 6.3। तो इसको याद रखिए, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो आज के लिए दोस्तों मैंने 25 क्वेश्चन ही सिलेक्ट कर रखे थे, तो आज का क्वेश्चन ये समाप्त होता है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।